वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस सकुला और मैं प्राध्यापक सुरवे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं और ये दूसरा वीडियो है अपना न्यूमेरिकल्स पे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 15-20 न्यूमेरिकल्स आज हम लेंगे, जितना हो सकता है उतना। अब पहला न्यूमेरिकल इसमें है, देखिए a current of 1.40 ampere is passed through 500 ml of 0.180 molar solution of ZnSO4 for 200 seconds. What will be the molarity after deposition of zinc? मतलब हमें ZnSO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें से हमने करंट पास किया है 1.4 एम्पियर का, बराबर है 200 सेकंड के लिए। पहले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी थी 0.108 मोलार थी। अब हमने 1.4 एम्पियर करंट 200 सेकंड के लिए पास किया तो कुछ ना कुछ जिंक डिपॉजिट हुआ होगा। कुछ जिंक डिपॉजिट होने के बाद कुछ जिंक बचा है सॉल्यूशन में, तो उस बचे हुए Zn डायपॉजिटिव आयन की मोलैरिटी क्या होगी। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्यूशन के Zn डायपॉजिटिव आयन रिड्यूस होकर क्या होंगे, रॉड पर डिपॉजिट होंगे। मतलब सॉल्यूशन में Zn डायपॉजिटिव आयन की संख्या कम होगी और Zn डायपॉजिटिव आयन की संख्या कम होगी तो जाहिर है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। मतलब हमारा जो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0.180 मोलार से कम ही आएगा, बराबर है। तो आज करंट इज पास थ्रू ZnSO4 solution for 200 seconds. Some of the Zn dipositive ion get reduced on the cathode, therefore quantity of Zn dipositive ion decreases, and as quantity of Zn dipositive ion decreases, concentration falls. हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोजेनिक सेल की नहीं, बराबर है, डैनियल सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, कम होगा। तो आंसर 0.180 मोलार से कम ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट डी ऑप्शन है 0.180, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता कि हम करंट पास कर रहे हैं और जिंक डिपॉजिट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ तो सकता नहीं है। फिर ये आंसर है बी 0.177 एंड 0.154। अब ये दो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है जो कम है और ये ज्यादा है और ये उतनी है, मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, बराबर है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से कुछ तो भी रहेगा, बराबर है, इन दोनों में से कुछ तो भी रहेगा। अब क्या रहेगा इन दोनों में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे सॉल्यूशन में कितना Zn डायपॉजिटिव आयन था ये देखना पड़ेगा और फिर कितना डिपॉजिट हो गया ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन है, फिर टोटल नंबर ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन के मोल समझ में आ गए तो फिर कितने मोल डिपॉजिट हो गए ये पता लगाएंगे। फिर कितने थे, कितना डिपॉजिट हो गए, तो बचे कितने ये पता चल गया तो हम कॉन्सेंट्रेशन आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन प्रेजेंट इनिशियली कितने हैं, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितनी है 0.180 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 500 ml, यानी कितना है 0.5 बराबर है। 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 भी लिख सकता हूं। तो क्या होगा 0.090, ये मोलैरिटी है अपने Zn डायपॉजिटिव आयन की इनिशियल वाली। इतने Zn डायपॉजिटिव आयन प्रेजेंट है अपने सॉल्यूशन में, तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन प्रेजेंट इनिशियली। अब कितने Zn डायपॉजिटिव आयन डिपॉजिट हुए, देखो जब हम 96,500 कूलम इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक इक्विवेलेंट जिंक डिपॉजिट होता है, एक इक्विवेलेंट जिंक डिपॉजिट होता है। लेकिन जिंक का एक इक्विवेलेंट यानी क्या होता है 0.5 मोल, बराबर है। एक इक्विवेलेंट ऑफ जिंक यानी क्या होता है 0.5 मोल। कैसे निकाला भाई मैंने ये, तो हमें मालूम है जिंक की वैलेंसी कितनी है 2 है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 है, तो फिर 1 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 1 मोल डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5 मोल। तो जब हम 96,500 कूलम पास करते हैं तो 0.5 मोल जिंक क्या होगा डिपॉजिट होगा। तो हमने कितना कूलम पास किया है भाई
1.4 एम्पियर का करंट पास किया है 200 सेकंड के लिए, तो कितना मोल डिपॉजिट हुआ होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिटेड के लिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं? डी लिखता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कितना है? तो अब हमें लिखना पड़ेगा 1.4 इंटू 200 इंटू 0.5 मोल डिवाइड बाय कितना रहे? 96500। अब ये 2020 कैंसल, बराबर है 2020 कैंसल हो गए। इस 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा तो क्या करें? 2 कैंसल, तो कितना आएगा? 1.4, बराबर है, सॉरी कितना आएगा ये? 2 1/2 है तो 2 क्या हो गया? कैंसल, तो 1.4 डिवाइड बाय 965 आ गया। तो 1.4 डिवाइड बाय 965 आ गया ये, तो इस तरह का हम आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn डाई पॉजिटिव डिपॉजिटेड की वैल्यू आ गई है 1.4 डिवाइड बाय 965। अब 1.4 का टेबल हमें लर्न नहीं है, लेकिन 1.5 का कैलकुलेशन आसान है, तो हम 1.4 को अपने सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? 1.5 ले सकते हैं, बराबर है। और 1.5 को मैं 15 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूं, 965, बराबर है। अब कैलकुलेशंस करेंगे हम। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 होते हैं, बचे 6, बराबर है। और 15 4 जा कितना होता है? 64 होता है, 60 होता है, तो जान दो 65 61 ही है। 1/64 इंटू 10 टू द पावर -1 है। अब 1/64, ये 64 का रेसिप्रोकल भी हमें आता नहीं है, तो उसे 64 को हम 60 समझ लेते हैं या फिर 70 समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 60 समझ लेंगे। हमने डिनोमिनेटर को कम किया, मतलब हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बराबर है। तो हमने 1/64 का रेसिप्रोकल निकालने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसे क्या किया? 1/60 समझ लिया। तो इसको मैं 1/6 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं। बोल्ड कैलकुलेशन। 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.166 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना रहे? -3। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, इतने मोल क्या हो गया? जिंक डिपॉजिट हो गया, इतने मोल जिंक डिपॉजिट हो गया। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कितने थे? 0.090 मोल प्रेजेंट है इनिशियली। कितने मोल डिपॉजिट हो गए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.0016, तो 0.0016 ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब ये डिपॉजिट हुए ये पहले से प्रेजेंट, तो पहले से इतने प्रेजेंट हैं और इतने डिपॉजिट हो गए, तो बचे कितने? तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, बराबर है। 10 में से 2 गए, 8 बचे। 10 में से 9 में से 1 गया, कितना बचेगा रे? 8, और ये कितना है? 0, बराबर है। 0.0884 इतने मोल्स बाकी बचे हैं, इतने मोल्स बाकी बचे हैं, बराबर है। अब इतने मोल्स बाकी बचे, लेकिन कितने मोल में, कितने लीटर में? तो दिस मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयंस आर लेफ्ट इन हाउ मेनी ml? 500 ml, मतलब आधा लीटर। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, मतलब आधा लीटर है, मतलब 1/2 लीटर लिखूंगा मैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 0.0884 इंटू क्या आएगा? 2, मतलब क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, मतलब 0.1768। 0.1768 हमारा आंसर आ गया। और 0.1768 के आसपास कौन है? 0.1768 के आसपास ये है। हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आया, लेकिन एक्यूरेट के बहुत क्लोज आया, मतलब आवर आंसर इज बी। ये बहुत स्मॉल हो रहा है। हमने यहाँ पे 1/64 का रेसिप्रोकल हमें नहीं आ रहा था, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने 1/64 को या तो 1/70 ले लो या तो 1/60 ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, बराबर है। ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। ये तो 2 ऑप्शन हमने पहले से ही कट कर दिए थे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला था, और ये बढ़ गया और ये उतना ही है, मतलब ये तो ऑप्शन है वो नहीं, तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई तो भी है। फिर हमने
अंदाजा नहीं आ रहा था इसलिए कैलकुलेशन किया। तो पहले कितने Zn डायपॉजिटिव आयन के मोल्स थे हमारे पास वो निकाल लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से। फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट हुए। अब देखो हमें कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें मोल्स चाहिए। तो हमने यहाँ पे मोल का और कूलम का रिलेशन लगाया। 96500 कूलम यानी 1 इक्विवेलेंट ऑफ जिंक होता है और 1 इक्विवेलेंट ऑफ जिंक यानी कितना होता है 0.5 मोल। तो इतने कूलम से 0.5 मोल डिपॉजिट होता है। तो हमने कितने कूलम भेजे 1.4 इंटू 200 कितने कूलम, इतने कूलम भेजे तो कितने मोल डिपॉजिट होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड निकाल लिया। अब कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा आपको बोल्ड टाइप से करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर विद इन टाइम आ जाएगा। इसलिए आप ऐसे कुछ बोल्ड स्टेप्स उठा सकते हो और ऐसा करने से आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बराबर है, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमने थोड़ा बहुत ही क्या किया है, चेंज किया है, तो आंसर भी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। देखो मैंने 64 को 60 लिया है तो थोड़ा सा आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज्यादा माइनर सा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक प्रेजेंट इनिशियली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बचे हुए Zn डायपॉजिटिव आयन मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, वॉल्यूम भी मिल गया। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन निकाल सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से हमने मोलैरिटी ऑफ Zn डायपॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन क्या कर दिए, निकाल के दिखाई। आंसर है 0.1768, बराबर है। तो इस तरह का आंसर किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ कौन डिपॉजिट होता है, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड कॉपर डिपॉजिट होता है। बाकी कोई भी मेटल एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे मेटल की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन से कम है। मतलब इस ZnSO4 के सॉल्यूशन में भी कैथोड के पास H2 गैस क्या होना चाहिए था, H2 गैस क्या होना चाहिए था, इवॉल्व होना चाहिए था। H2 गैस इवॉल्व होना चाहिए था, मतलब पानी की क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कंसेप्ट ध्यान में ही नहीं लिया और वो कंसेप्ट ध्यान में मतलब कंसीडर किया ही नहीं, बिना कंसीडर किए ही आंसर निकाला। इसलिए हमने भी उनके जैसा ही आंसर निकाल के दिखाया, बराबर है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं ये बात और अभी भी मैं बता रहा हूं। तो ये इस तरह से हम सबसे पहले कितने मोल्स है वो निकालेंगे, बाद में कितने मोल्स डिपॉजिट हुए वो निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं वो पता चल गया। तो इतने मोल बचे हैं, इतना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 0.177। तो देख लीजिएगा आंसर बी दिया है कि नहीं है, तो बराबर है, आंसर बी होना चाहिए वहां पे। तो ये था अपना पहला न्यूमेरिकल इस कड़ी का। अब दूसरा देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, पढ़ने में ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन आंसर निकालने के लिए सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया। तो आप इस दूसरे न्यूमेरिकल के तरफ देखिए। देखो बहुत लंबा है न्यूमेरिकल, मतलब पढ़ते वक्त ही जान निकल जाती है। तो सॉल्व करने के लिए कितना समय लगेगा, ऐसा हमें सवाल मन में तैयार हो सकता है, लेकिन आंसर बहुत आसानी से आएगा। देखिए क्या बोलता है वो, a constant current of 0.5 ampere is a pass for 1 hour through aqueous solution of AgNO3 solution, aqueous copper sulfate and molten AlF3। तो उन्होंने कहा कि एक कांस्टेंट करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 1 hour थ्रू aqueous AgNO3 solution, aqueous copper sulfate solution and molten AlF3 solution। और पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड पूछा है बाय पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपके मासेस का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ मोल रेशियो होगा। जब भी आपको पूछा जाएगा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने अलग अलग सॉल्यूशन से पास किया है और अलग अलग मेटल्स डिपॉजिट हुए हैं, तो मेटल जो डिपॉजिट हुए हैं उनका वेट का रेशियो क्या है, उनके मास का रेशियो क्या है। तो उनके मास का रेशियो हमें मिलेगा जस्ट बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर मोल रेशियो। अब पहला सॉल्यूशन है AgNO3। AgNO3 में Ag पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। और सिंपल मेटल कटाने के लिए व्हाट इज द मोल रेशियो, 1/1। दूसरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में Cu पॉजिटिव क्या है, +2 चार्ज वाला है, इसका मोल रेशियो क्या है, 1/2। एंड तीसरा AlF3, उसमें Al ट्राई पॉजिटिव है, तो उसका मोल रेशियो कितना है, 1/3। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस बाय पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको सीधा सीधा उनके मोल रेशियो का क्या करना है, रेशियो लेना है।
मोल रेशो कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था मेटल कटायन के लिए मोल रेशो कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल आयन। हाँ, इसके लिए एक्सेप्शनल केस है कौन, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन के लिए मोल रेशो है 1/2। बाकी सारे सिंपल कटायन के लिए मोल रेशो कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर चार्ज, तो 1/1, 1/2 एंड 1/3। अब ये रेशो है, बराबर है। अब इस रेशो को हम सिंपलीफाई करेंगे तो एलसीएम को हम क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड करो सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6:3 क्या आएगा 2। तो ये आंसर होना चाहिए 6:3:2। तो इसका अगर 6m मास डिपॉजिट होगा तो इसका कितना मास डिपॉजिट होगा, 3m। इसका मास कितना डिपॉजिट होगा, 2m। तो जस्ट बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ मोल रेशियो ऑफ डिपॉजिटिंग cations we get the ratio of masses deposited। तो देखो 6:3:2 ऐसा आंसर चाहिए, 6:3:2 कहां पे है, ये। तो ये हमें आंसर आ गया, बराबर है। मतलब इसको पढ़ने के लिए ज्यादा समय लगा लेकिन सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। तो आप देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, डिफरेंट मेटल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है उनमें, और पूछा जाएगा कि जो कैथोड पे मेटल्स डिपॉजिट हुए उनके मासेस का रेशो बताइए, तो सोचने क्या नहीं, क्या करना चाहिए, उनके मोल रेशो का रेशो ले लेना चाहिए और उनके मोल रेशो का रेशो लेकर उसे सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। मतलब इसको पढ़ने के लिए 15-20 सेकंड लगे लेकिन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड लगे होंगे। तो आपको यह समझ में आया होगा, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कटायंस के मोल रेशो का रेशो लेना है। व्हाट इज मोल रेशो फॉर कटायन, रेसिप्रोकल ऑफ देयर चार्ज। तो 1/1, 1/2, 1/3 इनके मैंने रेशो लिए तो क्या आएगा 6:3:2। तो मैं 6x:3x:2x, 6y:3y:2y, या फिर इन्होंने m लिया है तो हम 6m:3m:2 क्या कर सकते हैं, 2m भी कर सकते हैं, बराबर है। तो ये जो पहले वाला मैंने सवाल लिया था इसमें ये ऑप्शन मतलब H2 डिपॉजिट होता है, जिंक डिपॉजिट होता ही नहीं है। उन्होंने जिंक डिपॉजिट होता है ऐसा समझकर आंसर निकाला, तो हमने भी वैसे ही आंसर निकाला ताकि हमारा और बुक का आंसर मैच हो जाए। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत बनता है, बराबर है। लेकिन दूसरा जो है ये सही है। इसमें देखो कॉपर सल्फेट एक्वस, तो कॉपर की डिपॉजिट होने की क्षमता ज्यादा है H पॉजिटिव आयन से, तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा। एक्वस AgNO3 है तो Ag पॉजिटिव की डिपॉजिट होने की क्षमता ज्यादा है, Ag पॉजिटिव ही डिपॉजिट होगा। और ये तो मोल्टन LF3 है, पानी है ही नहीं वहां पे, तो एल्यूमिनियम को ही डिपॉजिट होना पड़ेगा। तो ये सवाल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये इस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा। और देखिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, 3 farad of electricity are passed through molten Al2O3, aqueous copper sulfate and molten NaCl taken in different cell. The amounts of aluminum, copper and sodium deposited at cathode will be in the ratio of, नीचे रेशो दिया हुआ है। अगेन ये पहले के जैसा ही सवाल है, यहाँ पे सवाल प्रॉपर पूछा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। देखो यहाँ पे मोल्टन Al2O3 है तो एल्यूमिनियम ही डिपॉजिट होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट है तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा क्योंकि इसकी डिपॉजिट होने की टेंडेंसी H पॉजिटिव से ज्यादा है। एंड मोल्टन NaCl बोला है मतलब वहां पे वाटर है ही नहीं तो Na पॉजिटिव ही डिपॉजिट होगा, बराबर है। तो ये सवाल परफेक्ट है। अब यहाँ पे वही वैसा ही सवाल वापस पूछा गया है, तो जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, उनके मोल रेशो का रेशो लेना है। तो सबसे पहले यह है सीक्वेंस एल्यूमिनियम कॉपर सोडियम, तो एल्यूमिनियम का मोल रेशो कितना 1/3, कॉपर का रेशो कितना मोल रेशो 1/2 एंड सोडियम का कितना भाई 1/1, बराबर है। तो हमने उनके मोल रेशो का रेशो ले लिया है और उसी में उनके नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट होंगे। अगेन यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सब तरफ, तो क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, 2 आएगा। तो ये कितना आएगा 6 × 1/2 3 आएगा, 6 × 1 क्या आएगा ये, तो 2:3:6 चाहिए, 2:3:6 है कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हमारा आंसर गलत है, नहीं गलत तो हो ही नहीं सकता। फिर ये ऑप्शन नहीं है तो इसको सिंपलीफाई करके देखो क्या आएगा 1:1.5:3, क्या ऐसा ऑप्शन है फिर कहीं पे 1:1.5:3? यस, देयर इज ऑप्शन सी। तो देखो कितना फटाक से आंसर आ गया।
तो जब भी कभी आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपने क्या करना है, मोल रेशियो ऑफ मेटल्स का रेशियो लेना है और उसे सिंपलीफाई करना है। उसे सिंपलीफाई करने के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। मतलब ऐसे सवाल को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है लेकिन आंसर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल ही मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे न्यूमेरिकल की हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपने उनके मोल रेशियो का क्या करना है, रेशियो लेना है और उसे सिंपलीफाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बराबर है। तो इस ऐसे एकदम सिंपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो विद इन टाइम सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ फंडे मालूम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा सवाल है, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी मैक्सिमम इन एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर ऑफ, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमने 1 फैराडे का करंट पास किया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। तो ये 1 लीटर 1 मोलार Cu2Cl2 है, ये 2 मोलार CuNO3/2 है, ये 5 मोलार CuSO4 है और ये 5 मोलार Cu3PO4/2 है। अब क्या करें भाई, तो किस सॉल्यूशन में 1 फैराडे से सबसे ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होगा? बराबर है, सब तरह कॉपर ही डिपॉजिट होगा क्योंकि सब तरह कॉपर ही कॉपर है। तो सारे सेल में कॉपर ही डिपॉजिट होगा, लेकिन कहां पे सबसे ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होगा? तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी मैक्सिमम इन। तो हमने फैराडेज सेकंड लॉ में एक स्टेटमेंट देखा था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे जब हमने देखा था तो उसमें हमने 3 स्टेटमेंट देखे थे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी। मतलब जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसका वेट कम डिपॉजिट होगा और जिसकी वैलेंसी कम उसका वेट क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। अब हमें यहाँ पे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो Cu2Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, +1। फार्मूला से ही पता चलता है। बराबर है। कैसे निकाली? +1 Cu2Cl2 और पूरे मॉलिक्यूल पर कहीं पे भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, मतलब टोटल चार्ज कितना है, 0। कॉपर पर चार्ज कितना है मालूम नहीं है, तो एक कॉपर पर समझो x चार्ज है तो 2 कॉपर पे कितना चार्ज होगा, 2x। Cl पर हमेशा -1 चार्ज होता है तो 2 Cl पर कितना चार्ज होगा, -2। 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना रहे, 1। तो यहाँ पे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन Cu2Cl2, +1। CuNO3/2 यहाँ पे डायरेक्ट वैलेंसी दिखाई दे रही है, कितनी, +2। यहाँ पे कॉपर सल्फेट में +2 है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, +2 है। बराबर है। Cu3PO4/2 में भी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। कैसे निकालेंगे? तो Cu3PO4/2, तो PO4 को हम एक एज अ एंटिटी समझेंगे। तो 3 कॉपर पर कितना चार्ज है, 3x। एक PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो 2 PO4 पर कितने चार्ज रहेंगे, -6। टोटल चार्ज कंपाउंड पे कितना दिखाई दे रहा है, 0। तो 3x = 6, तो x = कितना रहे, 2। वैलेंसी 2 है। तो जहां पे वैलेंसी सबसे कम है वहां पे वेट सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो कहां पे वैलेंसी सबसे कम है, इस A में Cu2Cl2 में वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे ये फंडा हमें मालूम चाहिए कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी। जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसका वेट कम डिपॉजिट होगा और जिसकी वैलेंसी कम उसका वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा। एक और ये भी सवाल पूछा जाता है, when 1 Farad is passed through aqueous molten FeCl3 and molten FeCl2, when 1 Farad is passed through molten FeCl3 and molten FeCl2, the weight of Fe deposited maximum is in the case of, तो इन दोनों में से कौन सी केस में वेट सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा? तो FeCl3 में वैलेंसी Fe की 3 है और यहाँ पे FeCl2 में वैलेंसी 2 है। यहाँ पे वैलेंसी कम है तो यहाँ पे वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, यहाँ पे वैलेंसी कम है तो यहाँ पे वेट कम डिपॉजिट होगा। तो आपको किस में कम वेट डिपॉजिट होगा, किस में ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, ऐसा पूछा जाएगा तो आप उसका रिलेशन वैलेंसी के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल आएंगे तो ये भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं।
आपको फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट याद आना चाहिए। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसका वेट कम डिपॉजिट होगा, और जिसकी वैलेंसी कम उसका वेट क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से सवाल पूछते हैं। और देखेंगे हम, देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है अपने पास। सिल्वर इज रिमूव इलेक्ट्रिकली फ्रॉम 200 ml ऑफ 0.1 normal solution of AgNO3 by a current of 0.1 ampere. How long will it take to remove half of the Ag from solution? तो हम एक सिल्वर का नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है और वॉल्यूम है 200 ml। हमने 0.1 एम्पियर का करंट उसमें से पास किया और उन्होंने हमें पूछा है कि कितना समय लगेगा आधा सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए, आधा सिल्वर रिमूव करने के लिए। अब आधा सिल्वर रिमूव करने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पास कितना सिल्वर है सॉल्यूशन में ये मालूम होना चाहिए। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस आर देयर इन अ सॉल्यूशन, ये सबसे पहले हमें मालूम चाहिए। अब हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले कितने Ag पॉजिटिव आयन के इक्विवेलेंट्स है ये पता है, तो उसके आधे इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमें नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है एंड वॉल्यूम दिया है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर आर देयर इन सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर का फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रे 0.1, व्हाट इज द वॉल्यूम 200 ml, 200 ml यानी कितना 0.2 लीटर, तो कितना आएगा 0.02 इक्विवेलेंट। तो देखो भाई इतने इक्विवेलेंट सिल्वर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब हमें इसके आधे क्या करना है, रिमूव करना है। इसके आधे रिमूव करना है मतलब कितने रिमूव करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag टू बी रिमूव्ड, आधे रिमूव करना है मतलब कितने रिमूव करना है, 0.01 इक्विवेलेंट हमें रिमूव करना है। डू यू गॉट इट? तो देखो हमने सबसे पहले कितने मोल्स ऑफ सिल्वर हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो निकाला, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। 0.02 इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag कटायन है, उसके आधे कितने होते हैं 0.01। तो 0.01 इक्विवेलेंट सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना समय लगेगा। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक है। देखिए इधर थोड़ा सा हमें बताया जाता है कि जब हम 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag डिपॉजिट होता है, रिमूव होता है। तो जब हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मतलब 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर रिमूव होता है। लेकिन हमने कितना सिल्वर रिमूव किया है, 0.01 इक्विवेलेंट। 0.01 इक्विवेलेंट सिल्वर रिमूव करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, I इंटू टी, इतना बराबर है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, I इंटू टी। I दिया हुआ है, I की वैल्यू कितनी है देखो 0.1 एम्पियर का है, तो I इज 0.1 एम्पियर एंड टाइम हमें निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो T इक्वल टू क्या आएगा 96500 इंटू 0.01 अपॉन क्या आएगा रे 1 इंटू 0.1। देखिए ये बराबर समझ में आ गया। 1 फैराडे यानी 96500 कूलम, इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag क्या होगा, डिपॉजिट होगा। हमें कितना सिल्वर डिपॉजिट करना है, आधा जितना था उसका, मतलब 0.01 इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट करना है। तो कितने कूलम लगेंगे, कूलम यानी I इंटू टी। तो I की वैल्यू दी हुई है, T निकालना है। तो T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा 96500 इंटू 0.01 अपॉन 0.1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 965 अपॉन 0.1, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा रे 9650 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा हमें, 9650 सेकंड लगेगा। अब आंसर सेकंड में तो 9650 सेकंड लिखेंगे हम, मिनट में तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, एंड आवर में तो डिवाइड बाय 3600 करेंगे। तो इस तरह से हमें ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा। तो देखिए बच्चों, ऐसा अगर सवाल पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हमारे पास कितना सिल्वर था, फिर डिपॉजिट कितना करना है, आधा, तो बचेगा कितना, आधा। तो
तो आधा डिपॉजिट करना है, मतलब 0.01 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? तो हमारे स्टैंडर्ड रिलेशन यहाँ पे काम में आते हैं। 9G6500 कूलम से 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो इतने सिल्वर को रिमूव करने के लिए इतना कूलम, तो 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर को रिमूव करने के लिए कितना कूलम लगेगा? तो आप क्यू भी निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेप कम करने के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे आई टी की वैल्यू डाल दी। आई की वैल्यू गिवन है, टी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टी मालूम पड़ गया। तो देखो कितने आसान न्यूमेरिकल्स है। सबसे अगर आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, बराबर है। वो बहुत ही आसानी से आंसर फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं और कहीं पे भी गलत होने का चांस नहीं है। सिर्फ हमें बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मालूम चाहिए, मोल कंसेप्ट थोड़ा सा मालूम चाहिए। तो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2O द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कूलम इज। तो हमें 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन सेपरेट करना है, तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। मतलब ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, और वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 1 मोल वाटर का, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मोल H2 गैस मिलेगा एंड हाफ मोल O2 गैस मिलेगा, बराबर है। तो 1 मोल वाटर को जब मैं इलेक्ट्रोलाइज करता हूं तो 1 मोल H2 गैस मिलता है एंड हाफ मोल O2 गैस मिलता है। अब हाफ मोल O2 गैस को तैयार करने के लिए कितने फैराडे लगते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि जब मैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होता है, मतलब 0.5 सॉरी कितना 1/4 मोल O2 लिबरेट होता है, बराबर है। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 लिबरेट होता है, मतलब 8 ग्राम O2 लिबरेट होता है, मतलब 1/4 मोल ऑफ O2 लिबरेट होता है, मतलब 0.25 मोल O2 लिबरेट करने के लिए 1 फैराडे लगता है, मतलब 96500 कूलम लगता है। तो फिर हाफ मोल के लिए कितना फैराडे लगेगा? देखिए ये स्टैंडर्ड रिलेशन है हमारा, हमें पता था कि 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1/4 मोल ऑक्सीजन, मतलब 0.25 मोल O2 के लिए 1 फैराडे लगता है, तो 0.5 मोल के लिए कितने लगेंगे? 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 × 96500। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है? ये 1.93 × 10⁵ आता है, बराबर है। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हाफ मोल O2 लिबरेट हो रहा है, हाफ मोल O2 यानी 2 इक्विवेलेंट यानी 2 फैराडे लगेंगे, 2 फैराडे यानी कितना कूलम? तो हम 2 × 96500 कर सकते। तो इस तरह से हमें इसका आंसर निकालते आएगा। तो एक सवाल और है, 2 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड? तो 2 मोल वाटर को पूरी तरह से आपको इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो कितना फैराडे लगेगा? तो 2 मोल वाटर को जब मैं इलेक्ट्रोलाइज करता हूं तो देखो क्या मिलता है मुझे? 2 मोल H2 प्लस 1 मोल O2 गैस मिलता है। अब 1 मोल O2 गैस यानी 32 ग्राम एंड 32 ग्राम यानी कितने रहे? 4 इक्विवेलेंट, और 4 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए कितना लगेगा? 4 फैराडे। तो एक ऐसा भी एक सवाल पूछा गया है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 1 मोल O2 यानी 32 ग्राम यानी 4 इक्विवेलेंट, 8 ग्राम यानी 1 इक्विवेलेंट, तो 32 ग्राम यानी 4 इक्विवेलेंट। 4 इक्विवेलेंट के लिए कितना? 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हमें सॉल्व करते आते हैं। सिर्फ हमें ये रिलेशंस मालूम होने चाहिए जो हमने लिए थे, ऑक्सीजन का लिया था, हाइड्रोजन का लिया था, क्लोरीन का लिया था, और ऐसे रिलेशन हमें अब एस्टेब्लिश करते आना चाहिए। किसके लिए? मेटल्स के लिए भी और कुछ नॉन मेटल के लिए भी। आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। देखिए बच्चों, अब ये जो न्यूमेरिकल था ये IIT एग्जाम में पूछा गया है, और जाहिर है कि IIT एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो टाइम भी क्या होता है? ज़्यादा मिलता है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे करने। लेकिन नीट में अगर ये सवाल आता है तो ऐसे सवालों के जवाब हमें लर्न करके रखना है, मतलब जैसे सवाल दिखेगा वैसे हम उसका आंसर टिक कर देंगे, मतलब इतनी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए जरा सा इधर, अ गैल्वानिक सेल, अबे इलेक्ट्रोजेनिक सेल का न्यूमेरिकल है। अ गैल्वानिक सेल इज सेट अप फ्रॉम जिंक बार वेइंग 50 ग्राम
एंड 1 लीटर ऑफ 1 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हमारी जिंक की हाफ सेल है, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है और उसमें हमने जिंक का रॉड इंसर्ट किया है जिसका वेट कितना है 50 ग्राम है। और यहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट कितना है 1 लीटर है एंड 1 मोलार है। ये सॉल्ट ब्रिज है और ये एक्सटर्नली कनेक्ट किया है कॉपर के रॉड के साथ। ये जिंक का रॉड है। अब इस जिंक रॉड का वेट है 50 ग्राम और यहां पे कॉपर सल्फेट है 1 लीटर 1 मोलार, बराबर है। अब डैनियल सेल का एग्जांपल है ये, तो सेल रिएक्शन कैसे होगी? जिंक सॉलिड प्लस Cu डाइपॉजिटिव आयन एक्वस गिव्स Zn डाइपॉजिटिव आयन एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो दिस इज आवर नेट सेल रिएक्शन। तो देखो सवाल क्या है, अ गैल्वेनिक सेल इज सेट अप फ्रॉम जिंक बार weighing 50 ग्राम एंड 1 लीटर ऑफ 1 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाउ लॉन्ग वुड द सेल रन assuming इट डिलीवर्स अ कांस्टेंट करंट? बराबर है। अब हमें पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि जिंक रॉड का वेट 50 ग्राम है एंड कॉपर सल्फेट जो है 1 लीटर है ना 1 मोलार है और ये नेट सेल रिएक्शन है। अब सेल कितना समय तक चलेगी? अब सेल रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक रिएक्टेंट्स हैं। अगर रिएक्टेंट खत्म हो गए तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट डिलीवर करना बंद कर देगी। अब रिएक्टेंट कब खत्म होंगे तो वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कैसा है। हमने देखो सम बेसिक कंसेप्ट में एक टॉपिक लिया था, एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग ऑफ रिएक्टेंट। एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? द रिएक्टेंट विच इज टेकन इन लार्जर क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट्स। एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स किसे बोलते हैं? द रिएक्टेंट्स विच आर टेकन इन लेसर क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पे ये कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने रिएक्शन लिखी है, बैलेंस फॉर्मेट में लिखी है, तो यहां पे मुझे सीधे सीधे पता चलता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो 1 मोल जिंक के लिए 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आयन लगता है। 1 मोल जिंक सॉलिड के लिए 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आयन लगता है। तो हमारे पास कितना मोल जिंक है भाई? तो ये निकालना पड़ेगा। हमारे पास कितना मोल Cu डाइपॉजिटिव आयन है वो देखना पड़ेगा। अब 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आयन के लिए 1 मोल जिंक चाहिए। अब हमें 50 ग्राम जिंक दिया है। 50 ग्राम जिंक में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट ऑफ जिंक टेकन अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है जिंक के वो लेस देन 1 है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। तो हमने देखा कि 50 ग्राम जिंक का बार दिया है, तो 50 ग्राम जिंक यानी कितने मोल होते हैं? तो 50 ग्राम जिंक यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकाले 50 अपॉन 63.5। डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब रेशियो जो भी है लेस देन 1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक क्या है? लेस देन 1 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu डाइपॉजिटिव आयंस आर देयर? अब Cu डाइपॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ मोल कितने? क्योंकि रिएक्टेंट Cu डाइपॉजिटिव आयन है एंड जिंक सॉलिड है, तो सॉलिड जिंक के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले लेस देन 1 है। अब Cu डाइपॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर 1 मोलार, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu डाइपॉजिटिव आयन उतने ही होंगे जितने CuSO4 है। तो Cu डाइपॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ मोल्स एंड CuSO4 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक CuSO4 में एक Cu, तो एक मोल में एक Cu डाइपॉजिटिव, बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu डाइपॉजिटिव निकालना मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 ही निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu डाइपॉजिटिव आयन मंजस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 यानी क्या रहेगा रे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu कितने हैं? 1 है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu डाइपॉजिटिव 1 है, तो 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आने के लिए 1 मोल जिंक लगना वाला था, लेकिन हमने लेस देन 1 मोल लिया। तो 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आने के लिए 1 मोल जिंक लगता है, लेकिन हमने लेस देन 1 मोल जिंक लिया है, बराबर है। लेस देन 1 मोल जिंक लिया है, मतलब ये जरूरत से कम लिया गया है, मतलब ये लिमिटिंग है, और ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस, बराबर है। तो 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव आने के लिए 1 मोल जिंक यानी 63.5 ग्राम जिंक चाहिए था, लेकिन हमने 1 मोल कॉपर डाइपॉजिटिव आने के लिए सिर्फ 50 ग्राम जिंक लिया है, मतलब जिंक जरूरत से कम है, मतलब वो लिमिटिंग है। मतलब रिएक्टेंट Zn डाइपॉजिटिव आयन कम है तो सबसे पहले खत्म होगा, और जैसे Zn डाइपॉजिटिव आयन खत्म होगा सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो Zn डाइपॉजिटिव आयन Zn सॉलिड खत्म होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए कितना समय लगेगा?
तो ये हमें अगर पता चलेगा तो हम कितना देर तक सेल चलेगी ये निकाल सकते हैं। तो 50 ग्राम जिंक को डिसॉल्व होने के लिए कितना समय लगेगा? तो हमें मालूम है कि अगर 96500 कूलम यानी 1 फैराडे मैं पास करता हूं तो कितना जिंक डिसॉल्व होगा? 1 इक्विवेलेंट जिंक डिसॉल्व होगा। 1 इक्विवेलेंट जिंक यानी कितना होगा? हाफ मोल, बराबर है। अब 1 इक्विवेलेंट जिंक यानी हाफ मोल कैसे आ गया भाई? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट अपॉन क्या है? 2 वैलेंसी। अब इक्विवेलेंट वेट को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तो इधर एटॉमिक वेट को भी मुझे ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम यानी क्या है? 1 इक्विवेलेंट। एटॉमिक वेट इन ग्राम यानी क्या है? 1 मोल। तो क्या आएगा? 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 मोल। इसलिए मैं 96500 कूलम जब पास करूंगा तो 1 इक्विवेलेंट जिंक डिपॉजिट होगा, डिसॉल्व होगा, मतलब 0.5 मोल जिंक डिसॉल्व होगा। बराबर है, बराबर है ना? 0.5 मोल। अब 0.5 मोल जिंक डिसॉल्व होने के लिए 96500 कूलम लगता है। 0.5 मोल यानी कितने ग्राम होते हैं भाई? अब एटॉमिक वेट कितना आ रहा है जिंक का? 63.5। तो व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट? डिवाइड बाय 2 करो तो आता है लगभग 32। सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए 32 लो, वो आता है 31.75। फ्रैक्शनल नंबर में कैलकुलेशन हट जाते हैं तो हम उसे लगभग 32 ले लेते हैं। तो इतने कूलम से 32 ग्राम जिंक डिसॉल्व होता है। तो फिर 50 ग्राम जिंक डिसॉल्व होने के लिए कितना कूलम लगेगा? क्यू यानी IT। करंट कितने का दिया है? इट डिलीवर्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ, यहां पे करंट की वैल्यू शायद दी हुई होगी उन्होंने, तो देख लेते हैं कितना करंट पास कर रहे हैं। हाँ, यहां पे मैं करंट की वैल्यू लिखने का भूल गया। इट डिलीवर्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब 32 ग्राम जिंक को डिसॉल्व करने के लिए इतने कूलम लगते हैं, तो 50 ग्राम जिंक को डिसॉल्व करने के लिए कितना समय लगेगा? तो IT यानी कूलम होता है, तो I की वैल्यू है 1 एंड T की वैल्यू हमें निकालनी है। तो T इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 इंटू 96500 अपॉन 32 इंटू 1। अब देखो ये जो भी टाइम आएगा किस में आएगा? सेकंड में आएगा, लेकिन हमारे सारे आंसर किस में? आवर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सेकंड को डिवाइड करेंगे 3600 से। टाइम को आवर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस सेकंड के वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 3600 से। तो इसलिए नीचे मैं 3600 लिख रहा हूं। समझ में आया? अब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? ये 0000 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3 बचे, 6 6 जा 36 बचे 5, 6 1 जा 5। 5 और 6 कुछ अलग नहीं है, 161 बचते हैं। बराबर है? तो क्या बचा है? 50 इंटू 161 अपॉन 32 इंटू 6। 32 1 जा 32 एंड 32 5 जा 160 होता है, तो हम 161 समझ लेंगे। 32 5 जा 161, बराबर है? अब हमारा आंसर आएगा 55 जा 250 अपॉन 6। तो कितना आएगा? 6 4 जा 24, बचा कितना? 1 10, 6 1 जा 6 बचे 4, मतलब कितना है? 6 6 जा। तो 41.66 आवर, ऐसा कुछ तो भी आंसर आना चाहिए। तो 41.66 आवर अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आ गया। 48 आवर है, 41 आवर है, 21 आवर है, 1 आवर है, तो आंसर क्या आएगा? 41 आवर। तो देखो अब इसके लिए बहुत जरा हमें समय लगा क्योंकि ये उसी डेप्थ का था। तो सबसे पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन से कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है ये ढूंढना पड़ा। तो इसके लिए हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी और बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें। 1 मोलर सी डाई पॉजिटिव आयन के लिए 1 मोल जिंक लगने वाला था, तो हमारा सी डाई पॉजिटिव आयन एक्जैक्टली 1 मोल है, लेकिन जिंक 1 मोल से कम लिया है क्योंकि 50 ग्राम जिंक यानी 1 मोल से कम होता है। तो 1 मोल सी डाई पॉजिटिव आने के लिए 1 मोल जिंक लगता है, लेकिन हमने जिंक 1 मोल से कम लिया, जरूरत से कम लिया, मतलब जिंक क्या लिमिटिंग है। जिंक पहले डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे जिंक डिसॉल्व हो जाएगा सेल का वर्किंग स्टॉप होगा, सेल काम करना बंद कर देगी। बराबर है? तो जैसे जिंक डिसॉल्व होगा सेल काम करना खत्म कर देगी। तो जिंक को डिसॉल्व होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 50 ग्राम जिंक इज देयर और उसे डिसॉल्व होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 50 ग्राम जिंक यानी कितने मोल होते हैं? लेस देन 1। तो जिंक है लिमिटिंग, कॉपर है एक्सेस। तो 96500 कूलम से लगभग 32 ग्राम जिंक डिसॉल्व होता है। तो 32 ग्राम जिंक को डिसॉल्व करने के लिए इतने कूलम, तो 50 ग्राम जिंक को डिसॉल्व करने के लिए कितने कूलम? कूलम यानी क्यू, क्यू यानी IT, I1 है, T हमें निकालना है। तो T यहाँ पे सेकंड में आएगा,
तो उसे आवर में निकालने के लिए हमने क्या किया, 3600 से डिवाइड किया। अब ये कैलकुलेशंस थोड़े से आपको बोल्ड तरीके से करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन में बहुत भयानक डिफरेंस है, इसलिए आपने कितना भी बोल्ड कैलकुलेशन किया तो कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो लगभग कितना आया, 41 आवर के आसपास। तो 41 आवर के आसपास क्या है, एक ही वैल्यू है यहाँ पे बी, इसलिए आंसर क्या है, बी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते भैया, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो जाहिर है ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो चुके हैं, मालूम है आपको, क्या अरे यार ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल था, बहुत समय लगता है इसे सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर ये था। तो एमसीक्यू की खासियत ये है भाइयों कि जिंदगी में आपने एक बार अगर एमसीक्यू सॉल्व किया और वो एमसीक्यू एज इट इज आया, तो आपको एग्जाम के वक्त उसका आंसर एज इट इज याद आता है कि यार इसका आंसर ये था, बराबर याद आता है। आपका दिमाग उतना पावरफुल है, दिमाग पर भरोसा रखो, तो दिमाग बराबर हमें याद करके दिखाएगा कि भाई 1 साल पहले एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर ये है, कैसे सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, कुछ नहीं याद आएगा लेकिन आंसर जरूर याद आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, बराबर है। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस अगर हो गई तो फिर हमें डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, और अगर कॉन्फिडेंस हमारे साथ है तो फिर जीत हमारी पक्की है। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ा गए, थोड़ा सा भी हड़बड़ा गए, डर लगा आपको, तो फिर आपका मतलब स्कोरिंग कम होता है। इसलिए उस 3 घंटे में आपको अपने हौसले को बुलंद रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको, और कॉन्फिडेंट वही आदमी रह सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए आप कम से कम 1,000 एमसीक्यूज बड़े बड़े चैप्टर पर सॉल्व करना चाहिए। 1,000 एमसीक्यूज यानी लगभग 3 किताबें होती है। तो प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, मतलब माहौल बनाओ, वातावरण बनाओ। वातावरण बनाओगे, माहौल बनाओगे तो पढ़ाई करने का मन होगा। जैसे मैं अकेले में रहता हूँ तो पढ़ाई करने का मन नहीं होता, लेकिन मैं दोस्तों के बीच में होता हूँ तो फिर पढ़ाई करने का मन होता है। एक दोस्त पढ़ाई करता है, दूसरे का मन होता है, दूसरा तो पढ़ाई करता है, तीसरे का मन होता है। अब लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप अपने अपने घरों पर हैं, तो आप कुछ भी करो लेकिन एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। हो गए, और बार बार अलग अलग किताबें सॉल्व करनी नहीं है आपको। आपने 3 किताबें सॉल्व की है, वही वापस से रिपीट सॉल्व करो, क्योंकि ज़्यादा किताबें सॉल्व करके कुछ नहीं होगा। तो आप जितने सॉल्व कर चुके हो उसे ही रिपीट करो। आपको ऐसे क्वेश्चन के फिर आंसर लर्न ही हो जाएंगे। जैसे ये सवाल आएगा फटाक से आंसर आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स फिर आपसे एक सेकंड के अंदर ही आंसर निकालोगे। जैसे मैंने जब से ये पढ़ा, मेरे को मालूम था कि इसका आंसर 41 आवर के आसपास आता है, मालूम था। सॉल्व करने के लिए समय लगता है, तो ऐसे आपको मालूम होंगे तो आपका भी आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आएगा, तो आपको उसका फायदा होगा। ठीक है भाइयों। अब देखो, जैसे हम न्यूमेरिकल बीच में लेते हैं तो क्या होता है, थ्योरी थोड़ी पीछे पड़ जाती है, और फिर बच्चे बोलते हैं कि साला बहुत टाइम लग रहा है, अब सिलेबस खत्म होगा कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के मतलब फोन आते कि सर सिलेबस कब होगा। सिलेबस का टेंशन मत लो, मैं अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जाने वाला हूं परसों से। मतलब अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चलेगा और केमिकल काइनेटिक्स भी चलेगा, लेकिन आपने वीडियोस देखने चाहिए। वीडियोस आप नहीं देख रहे हो, आप फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो। एग्जाम आपकी पोस्टपोन होगी कि नहीं, क्योंकि वो मार्च में है। अभी आपके एग्जाम को बहुत सारा समय बाकी है, बराबर है। जो 12वीं में है बच्चे, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो पास आउट हुए उनका तो कोई सवाल ही नहीं होता। जो अभी 11वीं पास होकर 12वीं में गए, उनकी एग्जाम मार्च में होने वाली है, और उसे बहुत समय, तब तक लॉकडाउन नहीं रहेगा, तब तक कोरोना भी शायद नहीं रहेगा, बराबर है। इसलिए आपकी एग्जाम समय पर होगी तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी जो बच्चों को मिली है, बराबर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा देखो, बार बार देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ, और एक माहौल क्रिएट करो घर पे ही अपने, और ऐसा करेंगे तो रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।